Hello student, in this lecture we will discuss about accounting concepts, accounting principle and accounting conventions. So today we will be discussing part 2 of basics of accounting. So now, very first thing, GAAP, G-A-A-P, GAAP, generally accepted accounting principles, जिन पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस ये सब बेस्ड हैं। यानी अकाउंटिंग के लिए हमारे जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं, और वहीं से हमारे निकले हैं कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, राइट, स्टैंडर्ड्स, ये सब। फ्रेंड्स, यहां मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा। प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी हमारी बुक्स में इंटरचेंजेबली यूज होती है। एग्जाम्पल, कुछ ऑथर्स आपको कहेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट, कुछ कहेंगे मैचिंग प्रिंसिपल्स, बट डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स, राइट। उसीलिए हम लोग जब पहले गैप लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस के बारे में समझते हैं। यानी कोई अगर किसी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल को कॉन्सेप्ट्स बोल रहा है तो कोई बहुत ज्यादा उसमें फर्क है नहीं, चीजें एक ही हैं। लेट अस स्टार्ट विद गैप फर्स्टली। गैप क्या चीज है? ये वो रूल्स हैं जो डेवलप किए गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए। तो वेरी फर्स्ट थिंग, gaps are the rules which are developed for preparation of financial statements. Second, इसमें आते हैं, इसमें शामिल हैं, they includes concepts, conventions, postulates, principles, each and everything. So, rules developed for preparation of financial statement, it includes concepts, conventions, postulates, principles, and these are the background of accounting information system और backbone। ये backbone होते हैं किसके लिए? आपकी accounting information system के लिए। and lastly, ground rule for defining parameters, for defining parameters and constraint for accounting reports। यानी ये हमें एक आयाम, पैरामीटर मतलब आयाम, मेजरमेंट यूनिट, ये हमें एक पैरामीटर देते हैं और हमारे अकाउंटिंग जो रिपोर्ट हम डेवलप करेंगे उसमें कुछ कॉन्स्टेंट कि भाई हमको इसी दायरे में रहकर बनाना है। सो व्हाट आर गैप्स? गैप्स आर बेसिकली रूल्स डेवलप फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट इंक्लूड्स कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पोस्टुलेट्स, प्रिंसिपल्स। Gaps are the backbone for accounting information system and are ground rules for defining parameters and constraints for accounting reports. I hope आपको gap का meaning clear हो गया। Fine. Now, अब इसका जो conceptual framework है हमारी accounting का, वो कहां पर है? Conceptual framework के साथ में क्या जाएगा हमारा? नाउ, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आपका सबसे पहले होगा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, क्या है, उसके बाद गैप्स, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, राइट। सो टू रिमेंबर तीनों चीजों पर, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, आई रिपीट, गैप्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हमारा ये लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे हमें क्लियर होता जाएगा कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कन्वेंशंस क्या है, स्टैंडर्ड्स क्या है, राइट। चलिए ना, अब सबसे पहली चीज जैसे कि हमने आपसे कहा था कि हम कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस और प्रिंसिपल्स के बीच में कुछ डिफरेंस देखते हैं। लेटर स्टेज पे हम इन तीनों को एक ही बोलेंगे, बट डिफरेंस तो है, राइट। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की जरा डेफिनेशन देखिए, कॉन्सेप्ट्स क्या चीज है। फिर नॉट without referring to any book,
मैं अपने आई एक्सप्लेन माई ओन थ्योरी कि मैंने किन्हें कॉन्सेप्ट बोला, किन्हें कन्वेंशंस बोला। अकॉर्डिंग टू मी मेरा क्लासिफिकेशन औरों से अलग रहेगा, वो मेरा खुद का सोच है। दैट मे डिफर इन अनदर बुक ऑल्सो। Definition. These are the assumptions on the basis of which financial statement of a business are prepared. Do remember the words on which I am emphasizing. Assumptions. The assumptions on the basis of which financial statements of a business are prepared. यानी जो financial statement बनते हैं और उनको बनाने में हम जो assumption लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? Accounting concepts. और ये क्या करते हैं? Provides uniformity and internal logic to accounting process. X firm अपनी accounting report बना रही है, Y firm अपनी accounting report बना रही है। उनकी accounting report comparable हो, उसके लिए जरूरी है कि वो एक ही तरीके से बने। देखिए अभी मैं टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज हमारा स्टार्टिंग फेज है अकाउंटिंग का। अभी अगर मैं टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा तो आप उन वर्ड्स के अंदर चले जाएंगे, तो इट्स बेटर मैं बिल्कुल एक लेमन की लैंग्वेज में बोलूं। बट जैसे जैसे हमारी स्टडी प्रोग्रेस करती जाएगी वी विल मूव टुवर्ड्स टेक्निकल टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। फाइन। सो आई रिपीट, एक्स फर्म एक पैटर्न पर एक तरीके से अपने अकाउंट्स बना रही है, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग रख रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रही है। वाई फर्म भी कुछ उसी तरीके से अगर रख रही है तो उनके अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? कंपेरेबल। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट काफी कुछ हमें एक यूनिफॉर्मिटी दे देते हैं और कुछ लॉजिक्स देते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का। अकाउंटिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग, कम्युनिकेटिंग, राइट? ओके, नाउ ये तो हो गए कॉन्सेप्ट्स। अब प्रिंसिपल्स क्या है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स। उसे हमने कहा था अजम्पशन, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन associated with theory and procedure of accounting, serving as an explanation of current practices and as a guide for selection of conventions or procedure where alternative exist. थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, राइट? लीजिए मैं इसको थोड़ा ब्रेक करके सिंप्लीफाई करता हूं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मैं आपको इसके लिए एक बेहतर एग्जांपल देता हूं। देखिए हमारे हर रिलीजन में कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते हैं। आज इफ यू टॉक अबाउट जैनिज्म देयर आर सम प्रिंसिपल्स, इफ यू टॉक अबाउट बुद्धिज्म देयर आर सम प्रिंसिपल, इफ यू टॉक अबाउट मुस्लिम देयर आर सम प्रिंसिपल्स। हर किसी एक में अपने अपने क्या हैं? प्रिंसिपल्स हैं। और ये कहा जाता है कि आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, जिनके लिए उनकी पहले से बने हुए क्या हैं? बुक्स हैं। जैसे हम आज अगर मुस्लिम्स की बात करें तो उनके लिए कुरान है, उसमें दे रखा है कि भैया एक अच्छा मुस्लिम क्या होता है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर प्रिंसिपल्स जो होते हैं अकाउंटिंग, ये हमारी बाइबल होती है एक तरह से। अकाउंटिंग के लिए जो भी टर्मिनोलॉजी बनेगी, जो भी प्रिंसिपल्स बनेंगे, वो उसकी क्या होगी? बाइबल हो गई, राइट? कुरान हो गई उसकी। सो फ्रेंड्स गीता हो गई उसकी। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन होते हैं। बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन का समझ लॉ टाइप एक तरह का। इट्स नॉट अ पर्टिकुलर 100% लॉ। लॉ वो हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग वो बनते हैं। बट यहाँ तो हमें एक ऐसी बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन दी हुई होगी जिसमें थ्योरी भी दी होगी और उस थ्योरी को कैसे फॉलो करना है वो प्रोसीजर भी दे रखा होगा, राइट? एक अच्छा जैनी बनने के लिए आपको ये प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। थ्योरी ये है और ये प्रोसीजर है। इसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन ये हो गए। ऑफ अकाउंटिंग सर्विंग एज एन एक्सप्लेनेशन, जो आपको एक्सप्लेनेशन भी देता है करंट प्रैक्टिसेस का और आपको गाइड भी करता है कि आप कन्वेंशंस को क्या करें? सेलेक्ट करें जब एक से ज्यादा अल्टरनेट हो। एंड एज अ गाइड फॉर सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशंस और प्रोसीजर वेयर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, यानी
एक तरह से प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपके लिए गाइड पोस्ट का काम करते हैं। जब आपको एक, मान लीजिए इफ यू स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड वांट टू मूव टू समवेयर एल्स, और आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप क्या करते हैं? आप गूगल मैप पे जाते हैं, राइट? उस मैप को आप फॉलो करते हैं, जहाँ जहाँ वो आपको टर्न देता है आप जाते जाते हैं उसके गाइडेंस के अंदर, राइट? फिर जैसे ही मान लीजिए सिग्नल आता है, रोड सिग्नल्स आते हैं, लाल लाइट आती है, आप रुकते हैं, ग्रीन आती है, आप आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। यानी एक तरह से ये हमारे लिए एक पूरा रास्ता दिखाते हैं। कई बार एक ही जगह जाने के दो रास्ते भी दिखते हैं, देन यू हैव टू सेलेक्ट किस रास्ते पर हम जाएं। आई होप नाउ एक लेमन की लैंग्वेज में मैंने आपको प्रिंसिपल का मीनिंग समझा दिया। आई रिपीट माई वर्ड, हम टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे हैं, अभी हमें समझना है प्रिंसिपल्स क्या है। यानी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, आपको एक लोकेशन से, एक डेस्टिनेशन से अपने एक दूसरे डेस्टिनेशन में जाना है और आपको उसका रास्ता नहीं पता है, आप गूगल मैप पे डालते हैं, गूगल मैप आपको गाइड करता है और आप उस गाइडेंस के थ्रू चले जाते हैं। कई जगह आपका हो सकता है दो रास्ते आते हैं, वो आपको बताता है कि आप इससे जाना चाहते हैं, उससे जाना चाहते हैं, बेस्ट रास्ता ये रहेगा, आप इससे चले जाइए, राइट? बस दोज आर लाइक प्रिंसिपल्स। हमें पता होता है, ये हमारे बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन्स है, वो हमें गाइडलाइन देते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये थ्योरी है उसका, ये उसका प्रोसीजर है, और आपको कुछ इस तरीके से कन्वेंशंस को सेलेक्ट करना है, और जहाँ अल्टरनेटिव है वहाँ पर ये बेस्ट रहेगा। सो वो कहलाए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आई होप समझ गए। यानी बेसिकली देखा जाए तो कॉन्सेप्ट से ही क्या निकले? प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल से ही क्या निकले? कन्वेंशंस। कन्वेंशंस क्या हैं? दे इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। जो अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस आपको प्रिंसिपल्स में दे रखी हैं, वहीं से कन्वेंशंस निकल कर आते हैं। सो कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग प्रिंसिपल अडॉप्टेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। Over a period of time. Again, I repeat, without going into the technicality of the topic, अरे भाई X भी ये फॉलो, X फर्म भी फॉलो कर रही है, Y फर्म भी फॉलो कर रही है, Z फर्म भी फॉलो कर रही है, सभी ये फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर, हम भी फॉलो कर रहे हैं। तो कन्वेंशंस बेसिकली, इसको अगर मैं हिंदी की वर्ड में अगर बोलूं तो इसे बोलते हैं हम प्रथा, कस्टम, यूसेज, प्रैक्टिस, ट्रेडिशन। यानी जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, हम भी उन कस्टम्स को फॉलो करते हैं। उसका एक और एग्जाम्पल, हिंदू लॉ में जो मैरिज होती है उसके अपने कस्टम्स होते हैं, मुस्लिम लॉ में मैरिज होती है उसके अपने कस्टम्स होते हैं, राइट? कस्टम, ये कस्टम का मतलब समझ आ गया, प्रथा। हर हिंदू का जनरली मैरिज जो होता है वो उसी तरीके से होता है, हर मुस्लिम का जो मैरिज जनरली उसी तरीके से होता है, जो कस्टम्स लिखे हुए हैं। वैसे ही हमारे जो कन्वेंशंस हैं वो एक तरह के कस्टम्स होते हैं। जो भी अकाउंटिंग करेगा वो उस प्रोसेस को फॉलो करेगा, उस तरीके से अकाउंटिंग करेगा जनरली, राइट? सो कस्टम्स, यूसेज, प्रैक्टिसेस आर नोन एज बेसिकली कन्वेंशंस। यानी जो सब लोग फॉलो करना चालू कर देते हैं और जो हमारी सोसाइटी एट लार्ज उसे अडॉप्ट कर लेती है, तो फिर वो एक तरह से कन्वेंशन बन जाते हैं। सो आई रिपीट, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? अजम्पशंस हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं? क्या है प्रिंसिपल? गाइड पोस्ट हैं और डॉक्ट्राइन, बॉडी ऑफ डॉक्ट्राइन है। और कन्वेंशंस क्या हैं? जो प्रिंसिपल से ही इमर्ज होते हैं। सो दे इमर्ज आउट ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, राइट? अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इनके लिए, अभी खत्म नहीं हुआ है ये टॉपिक ना। अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट्स क्या है? ये एक आइडिया होता है या नोशन होता है। जब 1540 एडी में लुकास पैसियोली ने के दिमाग में एक आइडिया आया, उसके माइंड में एक चीज आई कि यार बिजनेस जैसे से साइज बढ़ रहा है, वहाँ पर हमको बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग करना होगा, क्योंकि ये बिजनेस इसको चलाने वाला यही,
लेकिन नहीं, जब साइज बढ़ रहा है तो इस बिजनेस को चलाने के लिए हम बाहर से लोगों को लेकर आएंगे। पैसा लगाने वाला कोई और होगा और चलाने वाले कोई और होंगे। ये उसके दिमाग में एक आइडिया या नोशन आया और उसी से उसने डेवलप किया बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ये आइडिया या नोशन होते हैं जिसके थ्रू कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। क्लियर? जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस। तो प्रिंसिपल्स में ये कंडीशन फुलफिल होंगी ही होंगी। पहला, बेस्ड ऑन रियल अजम्पशंस, यानी वहां जो आपने अजम्पशंस, हमने क्या कहा था, वो अजम्पशंस हैं, तो बोले ये अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं। इनमें ये अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। USE, अंडरस्टैंडेबल, सिंपल एंड एक्सप्लेनेटरी। सबको समझ में आने लायक होने चाहिए, आसान होने चाहिए और उनका कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास मौजूद होना चाहिए। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट्स से ही क्या निकले, प्रिंसिपल्स निकले। और ये फॉलो होने चाहिए क्या, कंसिस्टेंटली, निरंतर, लगातार। ऐसा नहीं बस एक बार फॉलो करा और फिर नहीं, एक अकाउंटिंग पीरियड में, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में, तीसरे अकाउंटिंग एंड सो ऑन, कंसिस्टेंटली। और ये रिफ्लेक्ट करने चाहिए हमारे फ्यूचर के प्रेडिक्शन और लास्टली यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यूजर के लिए इंफॉर्मेशनल होने चाहिए। आई होप आपको प्रिंसिपल्स का मीनिंग समझ में आया। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्या था आपका आइडिया या नोशन था, कैसा मैंने आपको समझा दिया। ये क्या है, ये इट मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। क्या है, बेस्ड ऑन रियल अजम्पशन एंड यूज अंडरस्टैंडेबल, सिंपल एंड एक्सप्लेनेटरी and followed consistently, reflect future prediction, informational to user। अब जब बात आती है किसकी, कन्वेंशन की, तो जैसा कि मैंने कहा था, these conventions are derived by usage and practices। लगातार लोग इसको फॉलो करना चालू कर देते हैं तो वो आपका कन्वेंशन बन जाता है। क्लियर? कुछ और डिस्कशन? अगर हम इनके बीच में इंटरकनेक्शन देखें तो जैसा कि मैंने कहा था, ले द फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फिर एक्ट एज अ गाइड फॉर सेलेक्टिंग अकाउंटिंग कन्वेंशन, फिर हम कहेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलोड ओवर अ टाइम। अगेन आई रिपीट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट्स इनटू अकाउंटिंग कन्वेंशंस। आई होप इंटरकनेक्शन आपको समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट से ही निकले क्या, प्रिंसिपल, और जो प्रिंसिपल क्या हो जाता है, फॉलो करना चालू हो जाता है रेगुलर बेसिस पर, वो कन्वेंशन बन जाता है। देन स्टेजेस, ये हमारी पहली स्टेज है, एक्ट एज अ बेस स्टेज, ये हमारी फर्स्ट स्टेज कहलाती है। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, तो ये हमारी सेकंड स्टेज बन जाती है। फिर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो ये हमारी थर्ड स्टेज बन जाती है। तो दोस्तों, जब कोई किसी को कॉन्सेप्ट बोल रहा है तो हो सकता है वही प्रिंसिपल बना और वही कन्वेंशन बन गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। एंड लास्टली, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है इसकी, यानी वर्ल्ड वाइड भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, प्रिंसिपल्स भी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किए जाते हैं, बट कन्वेंशंस नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली। ये आपके एरिया वाइज, कंट्री वाइज, ओरिजिन वाइज डिफर कर सकते हैं। यानी कुछ कन्वेंशंस जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो यूके, यूएसए, यूरोप या दूसरी कंट्रीज़ में आपको फॉलो करते हुए आपको पता मिलेंगे। बट जो कॉन्सेप्ट्स हैं और जो कन्वेंशन, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो तो वर्ल्ड वाइड एक ही रहेंगे। कन्वेंशंस वो कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहते हैं। आई होप आपको प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन क्लियर हुआ। क्या एक बार और ले लें इसको? चलो एक बार थोड़ा सा फास्टली वापस लेते हैं इस पर। सो कॉन्सेप्ट्स की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो assumption on basis of which financial statement of a business are prepared and provide uniformity and internal logic to accounting process. Principle, accounting principles are body of doctrines associated with theory and procedure of accounting, serving as an explanation of current practices and as a guide for selection of conventions or procedures where alternative exist.
and they emerge out of accounting practices commonly known as accounting principles adopted by various organizations over a period of time. तो ये तो हुई डेफिनेशन. देन जो बात हुई की पॉइंट की. की पॉइंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? मीन्स आइडियाज और नोशंस. it must fulfill the following condition based on real assumption, are understandable, simple and explanatory, followed consistently, reflect future prediction, and finally informational to user. And these conventions are derived by usage and practices. Then interrelation, lay foundation for accounting principles, act as a guide for selecting accounting conventions. फिर accounting principle followed over a period of time results into accounting conventions. Concept, first stage, principle, second stage, convention, third stage, applicability, universal, not universal. I hope it's okay now. Now, अब सबसे पहले accounting concept की बात करते हैं. Friends, as per my opinion, there are two basic accounting concepts which lay the foundation for other concepts. So there are in all 8 concepts, rather we say 9 concepts. 9 क्यों? हम बात करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करने के प्रोसेस को भी इसमें शामिल कर लेंगे. इसलिए 9 कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझने हैं. ये 9 कॉन्सेप्ट हमारी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और प्रेजेंटेशन, मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 9 कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और प्रेजेंटेशन में काम आएंगे. फिर उसके बाद 5 और कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे प्रेजेंटेशन में और ज्यादा फेयरनेस, कंपैरेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी ला देंगे. यानी और 5 कंसेप्ट आएंगे जो हमें उसे और हमारे प्रेजेंटेशन को और बेहतर बना देंगे. ये मैं कह रहा हूं, बुक टू बुक रेफर करेगा. फिर उसके बाद कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और होंगी. क्या होंगी? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी अकाउंटिंग, बुक ऑफ अकाउंटिंग, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस्ट बना देंगे अगर हम उन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को भी फॉलो करते हैं. तो जरा ये जो मैंने अभी ब्रीफिंग करी, ये आप कुछ पढ़ लेंगे, उसके बाद ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा. तो मैं सबसे पहला जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और एंटिटी कॉन्सेप्ट. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोले, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोले, या आप सिर्फ आपका एंटिटी, सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंटिटी और एंटिटी वन एंड द सेम थिंग. क्या है? चल हम इन कॉन्सेप्ट को बहुत ही लेमन और इजी लैंग्वेज में डिफाइन करेंगे. बड़े बड़े पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं जाएंगे. हमें इन कॉन्सेप्ट को समझना है, क्रैम नहीं करना है. डोंट गो फॉर क्रैमिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इट स्टेट्स दैट बिजनेस एंटरप्राइज, इट स्टेट्स दैट, इस कॉन्सेप्ट ने कहा कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो सेपरेट है अपने ओनर से, has a separate identity or entity apart from its owner. बस इतना सफिशिएंट है. 1540 AD में जब लुकास पैसियोली ने सेकंड फेज ऑफ अकाउंटिंग जो डेवलप हुई थी, तब उसने ओनरशिप और मैनेजमेंट को अलग अलग करा था. तब ये कॉन्सेप्ट डिराइव हुआ. बिजनेस एंटिटी था तो पहले भी, बट उसको साइंटिफिक मैनर तब दिया गया. बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स. फ्रेंड्स, जब आप लोग अकाउंटिंग सीख लेंगे, आप अकाउंटिंग प्रोसेस सीख लेंगे, तब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. और मैं आपको एश्योर कर रहा हूं कि जब मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछता हूं तो आप
99.99% आंसर गलत आते हैं क्योंकि वो इस बेसिक से कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते थे, क्योंकि उन्होंने उसको याद कर रखा होता है। ये हम डिस्कस करेंगे उस समय। सो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिन्होंने पहले से अकाउंटिंग थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, मेरा उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो सुनिए, सिर्फ वो लोग जिन्होंने पहले पढ़ रखी है थोड़ी बहुत। पार्टनर ए, उसकी पार्टनरशिप फर्म जिसमें वो एक पार्टनर है, पैसा लगाता है। पार्टनर ए इन्वेस्ट सम अमाउंट इन पार्टनरशिप फर्म इन विच he is one of the partner। अब आपको रिकॉर्डिंग करनी है किसमें? पार्टनरशिप फर्म में। मैं कह रहा हूं आपको रिकॉर्डिंग करनी है किसमें? उस पार्टनर की बुक्स में। तो पार्टनर की बुक में क्या एंट्री होगी? पार्टनर जब पैसा पार्टनरशिप फर्म में लगा रहा है तो वो क्या एंट्री करेगा? इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूं। प्रोप्राइटरशिप, एक प्रोप्राइटर है और ये बिजनेस है। प्रोप्राइटर जब बिजनेस में पैसे लगा रहा है तो प्रोप्राइटर क्या रिकॉर्डिंग करेगा और बिजनेस क्या करेगा? अपने आप से पूछ लीजिएगा। अगर आपके पास जवाब है वेल एंड गुड, नहीं है तो आप पढ़िए अच्छे से मेरे साथ, आपको समझ में आ जाएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओनर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन पर्सनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पर्सनल बुक्स और अकाउंट्स। Enterprise is liable to the owner. Enterprise is liable to the owner for capital investment. Enterprise entity को पैसे वापस देने होंगे, किसको? ओनर को। वो लाइबल है कौन? बिजनेस। किसके लिए? ओनर के लिए। वो ओनर ने जो पैसा लगाया है वो पैसा उस एंटिटी को वापस ओनर को देना है। तो इसे कहते हैं हम रिस्क कैपिटल। क्या बोलते हैं? रिस्क कैपिटल। खत्म। बस इतना ही पढ़ेंगे, पूरे के पूरे पैरा एक रटने की जरूरत नहीं है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट only the transaction measurable in terms of monetary value, only the transaction measurable in terms of monetary value are recorded in books of accounts, money terms में। और इसी के ऊपर हमारा एक, जब हम अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि, और वैसे जब हमारा फर्स्ट लेक्चर चल रहा था तब भी मैंने थोड़ा समझाया था आप लोगों को। अब फिर एक बार थोड़ा सा और समझा देता हूँ। इंडिया में अगर रिपोर्टिंग हो रही है, इंडिया में अगर कोई बिजनेस एंटिटी काम कर रही है, चाहे वो इंडिया के बाहर से आके काम कर रही है, चाहे इंडिया में ही क्या हुई है, फॉर्म हुई है, उसे अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने हैं उसमें अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ रुपी टर्म में करनी है। जो बिजनेस एंटिटी मान लीजिए आपके यूके में बनती है, यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ पर उसको अकाउंटिंग पाउंड स्टर्लिंग में ही करनी होगी। और जो वहाँ पर जो भी बिजनेस काम कर रहे हैं, जो यूके से बाहर से आके काम कर रहे हैं या यूके में ही फॉर्म हुए हैं, तो ये आपका मनी मेजरमेंट डिसिप्लिन बनेगा आगे जब हम पढ़ेंगे, राइट। बट मनी मेजरमेंट का मतलब था कि आपको मनी की टर्म में मेजर करना है। अब मनी जो है उसके अंदर क्या आएगी? करेंसी आएगी। और करेंसी जो होती है वो क्या लेती है? उसका शेप, उसका साइज, उसका डिनोमिनेशन, वो कंट्री टू कंट्री क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। सो इट स्टेट्स दैट ओनली द ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और मेजरिंग यूनिट ऑफ मनी इज बेसिकली रूलिंग करेंसी ऑफ द country which provides a common denomination for the value of material objects। अब यहाँ एक प्रॉब्लम, हमने इंडिया में अकाउंटिंग करी और इंडिया की एक फर्म में सारे अकाउंट्स बनाए रुपी टर्म में। यूके ने अपने, यूके के अंदर एक फर्म काम कर रही है, उसने अपनी अकाउंटिंग करी इसमें पाउंड में। अब इन्हें हमें कंपेयर करना है। हम ग्लोबल बेसिस पर पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या यूके की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई तरीका तो होगा। जब अलग अलग करेंसी में आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं
वे कंपेरेबल कैसे होंगे? उसके लिए फिर हम आपको आगे और फर्दर स्टडीज जब कराएंगे तब बताएंगे कि कैसे IFRS का रोल आया, कैसे IFRS का रोल आया, कैसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए, जिसके कारण वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग एक बनी। जैसे हम इंडिया में जब कभी भी अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, लेकिन वही जब हम ग्लोबल बेसिस पर हमारे उन अकाउंट्स को, फिनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना चाहते हैं, जिससे कि जो पोटेंशियल इन्वेस्टर जो ग्लोबली देख रहा है, जो ये देख रहा है कि मैं इंडियन कंपनी में पैसा लगाऊं या यूरोप की कंपनी में लगाऊं या चाइना की कंपनी में लगाऊं या USA की कंपनी में लगाऊं, कहाँ लगाऊं, उसके लिए तो जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हों, उन सब फर्मों के एक ही बेसिस पे बनेंगे, यूनिफॉर्म बेसिस पे बनेंगे, तभी तो वो कंपेयर करके सही तरह से इन्वेस्ट कर पाएगा। तो इसी के लिए काम आते हैं आपके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें हर फर्म अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही बेसिस पे बनाती है, जिससे कि वो कंपेरेबल हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आई बात है। चलिए, बट आई रिपीट माई वर्ड्स, इंडिया में आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो आपको जो लॉ के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से आपको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फॉलो करने होंगे, राइट? तो अब एक इंडियन फर्म जो ग्लोबल बेसिस पे काम कर रही है, वो अपने दो तरह से बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दो तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेगी, एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से और एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। So measuring unit of money is the ruling currency of the country, which provide a common denomination for the value of material objects. Money measurement concept impart the essential flexibility for measurement and interpretation of accounting data. Flexibility, currency, rupee, dollar, pound, राइट? ये सब, ये हमको फ्लेक्सिबिलिटी दे देती है। क्लियर है? तो हमें जब इंडिया में कंपैरिजन करना है, हम रूपी में कन्वर्ट कर लेंगे, टोटल ओवरऑल ग्लोबल बेसिस पे करना है तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, अब जैसा कि मैंने कहा था, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, देयर आर ओनली टू कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट वन इज बिजनेस एंटिटी एंड सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट are the two basic accounting concepts on which the foundation of other concepts are laid on. बाकी की कॉन्सेप्ट, ये दोनों कॉन्सेप्ट आए और इन्हीं से फिर आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स बने। ये दो कॉन्सेप्ट नहीं होते तो बाकी के कॉन्सेप्ट की कोई, ये कह सकते हैं, यूटिलिटी ही नहीं होती। क्लियर? सो अब हम ये दो कॉन्सेप्ट के बाद तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, द थर्ड कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी। फ्रेंड्स, मैंने इन कॉन्सेप्ट का जो ऑर्डर लिया है वो भी कुछ ऐसा ही लिया है जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आना चालू हो जाए। अब हमने ये तो कह दिया कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन अलग है, फिर हमने कह दिया बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में डिफाइन है उनको आप ले लीजिए और करेंसी उस कंट्री की लीजिए जिस कंट्री में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यहाँ तक पहुँच गए। अब ट्रांजैक्शन को ले लीजिए, किस लिए लीजिए? क्योंकि आपको अपने बिजनेस एंटिटी की क्या देखने, रिजल्ट्स देखने, उसकी परफॉर्मेंस देखनी, रिजल्ट्स देखने और परफॉर्मेंस देखनी। अब आपको अपनी बिजनेस एंटिटी का रिजल्ट देखना, रिजल्ट देखना मतलब उसने कितना कमाया या कितना गंवाया, और उसकी परफॉर्मेंस देखनी है कि भाई उस बिजनेस की आज वर्थ क्या है एक पर्टिकुलर डेट पर। तो एक बात ध्यान रखिएगा, रिजल्ट यानी परफॉर्मेंस जो होती है वो एक पूरे पीरियड की निकलती है और जो आपकी पोजीशन निकलती है पर, राइट, वो एक पर्टिकुलर डेट की निकलती है। और इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा और ये कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही है, पीरियोडिसिटी। यानी आपको अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करने हैं तो उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा। पीरियोडिसिटी मीन्स a start point and a end point. The period should be defined.
जनरली द पीरियड इज ऑफ 12 months वर्ल्ड वाइड। मैंने एक वर्ड लगाया जनरली, ऑलवेज नहीं बोला। एक जो न्यूली स्टार्टेड बिजनेस होता है, आपने जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो हम अकाउंटिंग जनरली करते हैं अप्रैल टू मार्च, इनकम टैक्स के हिसाब से भी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी अप्रैल टू मार्च। अब बिजनेस स्टार्ट ही कब हुआ? 18 जुलाई को। तो उसका पहला जो फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा वो क्या होगा? 18 जुलाई टू 31 मार्च। 12 मंथ से कम हो गया ना। दैट्स व्हाई मैंने कहा जनरली, नॉट ऑलवेज। क्लियर? फिर एक बात, जो हमारे इंडिया में कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, अब आप बोलेंगे सर ये लिस्टेड कंपनी क्या होती है? देखिए, सबसे पहले एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिनके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ होता है। ये कंपनी कभी भी अपने शेयर पब्लिक एट लार्ज को इशू नहीं कर सकती। फिर एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी दो तरह की होती है। एक वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है जो कि कुछ लोगों के द्वारा ही चलाई जाती हैं, शेयर्स पब्लिक में इशू किए जा रहे हैं बट जनरल पब्लिक को नहीं इशू किए जा रहे हैं। सर ये क्या चीज़ है? ये समझाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जिन कंपनी के शेयर्स वहाँ पर लिस्टेड होते हैं BSE, NSE में, यानी स्टॉक एक्सचेंज पे जिन कंपनी के शेयर लिस्ट हो जाते हैं, वो कहलाती हैं लिस्टेड कंपनी। क्या कहलाती हैं? लिस्टेड कंपनी या वाइडली हेल्ड कंपनी। यानी जिसका शेयर कोई भी पर्सन खरीद सकता है और बेच सकता है, जिसका डीमैट अकाउंट हो, जिसका बकायदा शेयर में मतलब डील कर सकता हो। आप समझते हैं डीमैट अकाउंट वगैरह ये सब, खरीद सकता है, बेच सकता है। तो एक एग्जांपल देता हूं। एक्स प्राइवेट लिमिटेड, ये तो हो गई आपकी प्राइवेट कंपनी। एक्स लिमिटेड ये दो तरह की हो सकती है, क्लोजली हेल्ड, वाइडली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड का मतलब अनलिस्टेड, वाइडली हेल्ड का मतलब लिस्टेड। तो एक कंपनी को लिस्टेड होने के लिए सबसे पहले क्लोजली हेल्ड होगी, तभी वो वाइडली हेल्ड होगी। यानी आप डायरेक्ट लिस्टेड कंपनी कभी नहीं बन सकते हैं। लिस्टेड कंपनी बनने के लिए सबसे पहले एलिजिबिलिटी नॉर्म्स होते हैं, और ये एलिजिबिलिटी नॉर्म्स हमारे इंडिया में एक बॉडी बनी हुई है जिसका नाम है SEBI, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसी भी कंपनी को अगर लिस्ट होना है तो उसे सेबी के लॉ को फॉलो करना होता है, सेबी के रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। तो सेबी ने अपने कुछ एलिजिबिलिटी नॉर्म दे रखे हैं। उसने कह रखा है कि कोई भी कंपनी लिस्टेड होना चाहती है तो उसको इन नॉर्म्स को फुलफिल करना होगा, तब जाके वो क्या होगी, लिस्टिंग की रिक्वायरमेंट्स में आएगी और वो लिस्ट हो सकती है। यानी आप कंपनी बनते हैं तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म होते हैं, उसमें आप प्राइवेट और पब्लिक दोनों बन सकते हैं। लेकिन लिस्टेड होने के लिए आपको कंपनीज एक्ट के अलावा किस में जाना पड़ता है? सेबी में और जाना पड़ता है। आई होप आप समझ गए। क्लियर? अब मैं एग्जांपल और देता हूं। एक बैंकिंग कंपनी, यानी आपका एक बैंक ले लीजिए आप, IDBI, HDFC, ICICI। अगर मैं इन बैंक की बात करूं तो ये बैंक जब फॉर्म होते हैं तो ये इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, अब जैसे कोई नया बैंक फॉर्म हो रहा है तो उस एक्ट में फॉर्म होगा, कंपनी है इसलिए। उस पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लगेगा। बैंक, सारे बैंक को गवर्न कौन करता है? RBI, उस पर RBI लगेगा, समझना। और क्योंकि बैंक के शेयर्स अगर आप खरीद बेच सकते हैं, आप और मैं, तो वो लिस्टेड होंगे तो उन पर सेबी भी गवर्न होगा। यानी उसको इतने सारे लॉ का कंप्लायंस करना पड़ेगा उस अकेले बैंक को। आई होप आप समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अब वापस अपन पीरियोडिसिटी पे आ जाते हैं। तो पीरियोडिसिटी में पीरियड डिफाइन होना चाहिए, स्टार्ट और एंड। जो ये पर्टिकुलर पीरियड है, फॉर द पीरियड एंडिंग, फॉर द 12 मंथ्स एंडिंग, फॉर द पीरियड एंडिंग, इसका हमको परफॉर्मेंस यानी रिजल्ट पता लगता है, कितना हमको प्रॉफिट हुआ या कितना हमें लॉस सफर हुआ। दोस्तों, प्रॉफिट हुआ या लॉस सफर हुआ, इसको हम कह सकते हैं इनकम। इनकम अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट बोल देना, इनकम अगर नेगेटिव है तो लॉस बोल देना। और जिस पीरियड का हम ये अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस पीरियड की लास्ट डेट पर हमारी क्या नेटवर्थ है, हमारी क्या पोजीशन है। पोजीशन का मतलब हम इस बिजनेस के पास क्या क्या एसेट्स हैं और बिजनेस के पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं। अब एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, ये टर्मिनोलॉजी हमारी, जो हमारा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग का
थर्ड लेक्चर है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। उसमें हम सिर्फ अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी ही लेते हैं। करीब करीब 112 अकाउंटिंग टर्म्स मैंने उसमें शामिल कर रखी हैं, जो आपका सिर्फ ये बताएगा कौन सी अकाउंटिंग टर्म क्या बोल रही है। कुछ बच्चों ने वो पढ़ रखी होंगी, जर्नल लाइफ में भी पढ़ रखी हैं, और कुछ ने जिन्होंने पहले से ही थोड़ा थॉरो स्टडी कर रखा है, तो वो थर्ड लेक्चर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बार 1 घंटे में कोई इशू नहीं है, उसको खटाखट आप देख लीजिए, तो कोई टर्म में आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको, वहाँ पे वो सारी टर्म डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा पीरियोडिसिटी, राइट। अब पीरियोडिसिटी क्या कहता है, जैसा कि मैंने कहा, ऑल्सो नोन एज कंसेप्ट ऑफ डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड जनरली 12 मंथ्स का होता है, बट नॉट ऑलवेज। हाँ, मैं बात कर रहा था लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड की, ये बात आती समय जो हमारी सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसने क्या कहा, उसने कहा जितनी भी कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हैं, उन्हें हर 3 महीने में अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करने हैं, पब्लिक एट लार्ज के लिए। तो वो हर 3 महीने में अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में पब्लिश करती हैं। अब हमारा इंडियन कंपनीज एक्ट तो कहता है 12 महीने में एक बार बनने चाहिए, अप्रैल टू मार्च। इनकम टैक्स कहता है अप्रैल टू मार्च बनने चाहिए, सेबी कहती है हर 3 महीने में। उसमें जैसे अप्रैल टू जून बन के आप पब्लिश कर दीजिए जुलाई में, और जो अप्रैल टू जून के बनेंगे वो जुलाई में पब्लिश करिए, वो अनऑडिटेड होंगे। अब अनऑडिटेड और ऑडिटेड क्या होते हैं वो हम बाद में बात करेंगे। ऑडिट सिर्फ साल में एक बार ही परफॉर्म करनी है, अप्रैल टू मार्च की। तो सेबी ने कहा वो भले अनऑडिटेड बट आपको पब्लिश करने होंगे, राइट। उसमें आपको पिछले पीरियड का, यानी पिछले ईयर की उसी कॉन्जिक्यूटिव पीरियड, और जैसे कि मैं एग्जांपल बोलूँ 1920 का फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा, अप्रैल 19 टू जून, 1920 का अप्रैल 19 टू जून 19, तो अप्रैल 19 टू जून 19 के साथ साथ आप अप्रैल 18 टू जून 18 भी कंपैरिजन के साथ बताएंगे। ये सेबी ने कहा हर 3 महीने में, और लास्ट में जब साल खत्म हो जाएगा तो ऑडिटेड भी पब्लिश करेंगे। तो पीरियोडिसिटी डेफिनेशन जो है, इसलिए हमने कहा एक पीरियड, डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड, मे बी 3 months, मे बी 6 months, मे बी ईयर, बट जनरली अ ईयर। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट कंपैरिजन, इसलिए तो समझाया था अप्रैल 18 टू जून 18, अप्रैल 19 टू जून 19। इवन हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 और अर्लियर 1956, उसने क्या कह रखा है मालूम, कि जो भी कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी आरओसी को सबमिट करने के लिए, वो जब अप्रैल 19 टू मार्च 20 के बनाएगी, तो अप्रैल 18 और अप्रैल 18 टू मार्च 19 को भी प्रेजेंट करेगी, यानी 18-19 और 19-20। 19-20 करंट ईयर, 18-19 प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों सामने बताएगी, ये कंपलसरी कर दिया उसने। सो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ वेरियस पीरियड्स। आई होप इट्स ओके। यूनिफॉर्म प्लस कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, यूनिफॉर्म प्लस कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और जब आप 18-19 के अकाउंट्स बना रहे हैं, 19-20 के बना रहे हैं, तो 18-19 में जो आपने कॉन्सेप्ट फॉलो करे थे वही 19-20 में फॉलो करो, जो कन्वेंशन वहां फॉलो करे थे वही यहाँ फॉलो करो, ये कहना चाह रहा है। यूनिफॉर्म प्लस कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक, नाउ इसमें क्या होता है, हम मैच करते हैं हमारे रेवेन्यू हमारे रेस्पेक्टिव पीरियड के एक्सपेंसेस से। रेस्पेक्टिव पीरियड मतलब जिस पीरियड का रेवेन्यू लेंगे उसी पीरियड के एक्सपेंस। समझने वाली बात है, आगे जाके बहुत अच्छे से इसी से हमारी टर्मिनोलॉजी डेवलप होगी। कई बच्चे कहते हैं सर आपने बिना टर्मिनोलॉजी पढ़ाए पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए। दोस्तों पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो फिर टर्मिनोलॉजी पढ़ो, टर्मिनोलॉजी अच्छी समझ में आएगी। क्लियर? सो मैचिंग रेवेन्यू विथ रेस्पेक्टिव पीरियड एक्सपेंसेस। तो एक पीरियड आपने लिया अप्रैल 19 टू मार्च 20, उस पीरियड का रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है ये भी हम समझेंगे। रेवेन्यू यानी सेल्स। लेकिन मैं जैसे ही सेल्स की बात करता हूं आप क्या समझते हैं, सेल्स का मतलब गुड्स बेचना, इसलिए हमने एक बड़ा वर्ड यूज करा रेवेन्यू। एक फर्म जो गुड्स बेच रही है उसके लिए रेवेन्यू उसकी सेल्स है, माल बेचा, सेल्स वर्ड आप भी समझते हैं। लेकिन आज एक
सर्विस फर्म है जो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रही है, मान लीजिए मैं बात करता हूँ इंस्टीट्यूशन की, हम हमारी ही बात कर लेते हैं, हम सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, हम कोई गुड्स तो बेच नहीं रहे। अब आपको हम हमारे वीडियो लेक्चर सेल कर रहे हैं, हमारी क्लासेस चला रहे हैं, आप लोग हमें ट्यूशन फीस देते हैं, तो वो हमारे लिए सेल्स है एक तरह की, हम उसको रेवेन्यू बोलते हैं सेल्स की जगह। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। सेल्स बढ़ाते एकदम से क्या आ जाता है, गुड्स साथ साथ में शामिल हो जाता है, ऐसा जनरल हो जाता है, बट ऐसा है नहीं, हमारे लिए वो सेल्स है। बट अब रेवेन्यू वर्ड ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहता है, इसलिए रेवेन्यू। तो जिस पीरियड का हम रेवेन्यू लेंगे, हम उस पीरियड के एक्सपेंसेस का मैच करेंगे। कैसे होता हम जैसे पढ़ेंगे समझ में आता जाएगा। आई होप पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। ये तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है तो एक्रूअल आया, मेरे वर्ड पे ध्यान देना। जब हमने एक पीरियड डिफाइन करा कि भाई इस पीरियड की अकाउंटिंग करनी है, तो हमें अब उस पीरियड में अक्रू होने वाले, अकर होने वाले ट्रांजैक्शन, चाहे वो कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, लिखने हैं। अक्रूअल कॉन्सेप्ट, मेरे वर्ड पे ध्यान देना। पीरियोडिसिटी ने कहा हमें क्या चाहिए, इस पीरियड की अकाउंटिंग चाहिए, उतना कह के छोड़ दिया ना, इस पीरियड का रिजल्ट चाहिए, इस पॉइंट की पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन चाहिए। अब जब हमें ये चाहिए, हमें मैच करना है उस पीरियड के रेवेन्यू को उस रेस्पेक्टिव पीरियड के एक्सपेंसेस के लिए। उसके लिए पहली चीज क्या है, कि आप इस पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन अकर हो रहे हैं, अकर घटित हो रहे हैं, उन्हें आप लो। अब एक चीज और, इस पीरियड में जो ट्रांजैक्शन अकर हो रहे हैं वो तो दो तरह के हो सकते हैं, कैश वाले भी हो सकते हैं, क्रेडिट वाले भी। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, हमने गुड्स खरीदा कैश में, गुड्स बेचा कैश में, हमने एसेट्स खरीदी कैश में, एसेट बेची कैश में। क्रेडिट में क्या हो सकता है, अरे क्रेडिट में हो सकता है हमने गुड्स उधार में खरीदा, हमने गुड्स उधार में बेचा, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल्स, ये सब। तो बोले वेदर ट्रांजैक्शन इज ऑफ कैश नेचर और ऑफ क्रेडिट नेचर, बोथ आर टू बी रिकॉर्डेड, दैट इज एक्रूअल कॉन्सेप्ट। आई होप समझ गए। पीरियोडिसिटी के बाद एक्रूअल। तो एक्रूअल ने क्या कहा, it states that transactions and events should be recorded on mercantile basis। accrual basis बोलिए या mercantile basis बोलिए, बात एक ही है। accrual basis बोलिए या mercantile basis बोलिए, बात एक ही है। that is as and, mercantile का मतलब as and when they are earned and not मनी रिसीव और पेड। जब हमने सेल करी, जैसे ही सेल करी, पैसा आया या बाद में आएगा, बट वो अर्नड हो गया, भले ही मनी हमें रिसीव हुई या नहीं। जैसे ही हमने मान लीजिए परचेज कर, परचेज हमारा क्या हो गया, रिकॉर्ड करेंगे, भले ही पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो। So it relate to the measurement of income, identifying assets and liabilities for a particular period। तो ये हमें रिलेट करता है कि हम मेजरमेंट कर सकें हमारी इनकम का, मेजर कर सकें हमारी इनकम को, और आइडेंटिफाई कर सकें हमारी एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज क्या। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, अभी सिर्फ पढ़ रहे हैं इसको। आइडेंटिफाई कर सकें हमारी एसेट्स को और हमारी लायबिलिटी को एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। और अगर हम एक्रूअल कंसेप्ट की बात करें तो हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा अगर हम उस पीरियड के रेवेन्यू को उस पीरियड के एक्सपेंस से क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। फाइन फ्रेंड्स, ओके। सो ये जो एक्रूअल कॉन्सेप्ट है उसने प्रोवाइड करा द फाउंडेशन ऑन विच द structure of present day accounting has been developed, और यही बनी accrual basis of accounting developed by Lucas Pacioli in phase 2 in year 1540 AD। यानी इस कॉन्सेप्ट पर ही हमारी प्रेजेंट डे अकाउंटिंग, आज की अकाउंटिंग क्या है, बेस्ड।